नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत ने पहली बार किया रूस के खिलाफ मतदान। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के राष्ट्रपति के शामिल होने को लेकर उठा था विवाद। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यूक्रेन ने जताई चिंता। केंद्र ने किया लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन। गारमेंट उद्योगों का कम होगा अनुपालन बोझ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदर्शन होगा बेहतर। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप द्वारा दायर अपील को किया खारिज। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ की गई थी अपील। गोपनीयता नीति की जांच के संबंध में था सीसीआई का आदेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहां रोजाना आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो सकेगी। आइए शुरू करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की आजादी की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने पुराने रूस यूक्रेन संघर्ष की स्थिति को रिव्यू करने के लिए एक बैठक की। बैठक शुरू होने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली बेंजिया ने प्रतिक्रियात्मक वोट का अनुरोध किया, जबकि चीन ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने पहली बार यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान किया। इस मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलकर दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। इस संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं, जबकि चेर्नोबिल में केवल 1 रिएक्टर था जिसमें विस्फोट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जल्द से जल्द स्थिति पर स्थायी नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से अपने परमाणु ब्लैकमेलिंग को रोकने और संयंत्र से पूरी तरह से हटने का आह्वान किया। फरवरी में रूसी सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मतदान किया है। अभी तक भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और भारत ने रूस की आक्रामकता के लिए आलोचना नहीं की। भारत ने हमेशा राजनयिक प्रयास, कूटनीति और बातचीत के द्वारा दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपना समर्थन किया है। भारत वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकने का प्रयास करती है। संस्था ने 1986 में रूस के चेर्नोबिल में हुए दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया है। IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देती है। भारत IAEA का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 26 रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा है। साथ ही भारत जनवरी 2020 में IAEA रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क यानी रानेट में शामिल हो गया है। रानेट ऐसे देशों का समूह है जो परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किए हैं। दरअसल गारमेंट उद्योगों को लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के कई प्रावधानों को लेकर समस्याएं थीं। उद्योग के प्रतिनिधि सरकार से नियमों के अनुपालन से संबंधित छूट की मांग कर रहे थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को इससे संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों की समस्या को समझते हुए केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किए। आपको बता दें कि गारमेंट उद्योग में पहले निर्माताओं को 6 प्रकार की जानकारियां देनी होती थी, जैसे वस्तु का सामान्य नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, यूनिट का बिक्री मूल्य, निर्माण या प्री पैकिंग या आयात का टाइम, बेस्ट बिफोर टाइम या वस्तु के अनुपयुक्त होने का समय, कंज्यूमर केयर का नाम और पता। मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन के बाद अब उपभोक्ताओं के लिए जरूरी केवल 4 जानकारी दी जानी है। इनमें शामिल हैं आयातित उत्पादों के मामले में मैन्युफैक्चरर या सेलर या ब्रांड मालिक या आयातक का नाम और पता, मूल देश या निर्माण करने वाले देश का नाम, कंज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य कपड़ों के साइज जैसे कि S यानी स्मॉल, मीडियम, लार्ज,
एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल के साथ साथ सीएम या एम यानी सेंटीमीटर और मीटर का विवरण और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी भी शामिल होता है। इन संशोधनों से उपभोक्ताओं को प्रासंगिक जानकारी मिलेगी। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों से समझौता किए बिना गारमेंट उद्योगों पर अनुपालन बोझ कम होगा। इससे सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के आदेश के खिलाफ की गई थी। आदेश में व्हाट्सएप की अपडेटेड गोपनीयता नीति की जांच की गई थी। अदालत ने मेटा और व्हाट्सएप के पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सीसीआई पिछले साल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि व्हाट्सएप यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा को अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ साझा करता है। यह डेटा को साझा करने में अपने मार्केट मोनोपोली यानी बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप के मेटा प्लेटफॉर्म्स ने तर्क दिया था कि गोपनीयता नीति के संबंध में इसके खिलाफ सीसीआई की जांच कोई सहज जांच नहीं थी। टेक दिग्गज ने प्रतिस्पर्धा नियामक के कार्यों को अपने व्यवसाय में घुसपैठ करार दिया और कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहा था। सीसीआई ने जवाब में तर्क दिया कि उसकी जांच विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है। मार्च 2009 में इसे गठित किया गया था। प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले गतिविधियों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। 2012 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों पर 6,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी पाया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मैस्लिन आटे के निर्यात को लेकर निर्यात नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। संशोधन की मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इससे गेहूं के आटे की बढ़ते कीमतों पर लगाम लगेगी और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस आशय की अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इन देशों का वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 1/4 हिस्सा है। इनके बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आई थी। इससे भारतीय गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ गई थी, जिसके कारण घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई थी। इसी कारण देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि गेहूं के आटे का भारत से निर्यात 2021 की तुलना में अप्रैल से जुलाई 2022 में 200% बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले गेहूं के आटे के निर्यात पर कोई भी रोक या प्रतिबंध नहीं था, इसलिए निर्यात नीति में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी। आइए अब जल्दी से देखते हैं इस बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है इसका गठन 2009 में हुआ था। तीसरा कथन है आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। चौथा कथन है इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को समाप्त करना है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। यह स्वायत्त वैश्विक संस्था है। इसका गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और भारत इसका सदस्य नहीं है। उम्मीद है आप इन दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे। आइए अब देखते हैं कि कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसके सही जवाब क्या हैं। कल मैंने आपसे पूछा था पहला सवाल कि भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2019, 2020, 2018 या फिर 2017? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 2019। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था सावरकर से संबंधित तथ्यों में कौन सा गलत है। ऑप्शंस थे, सावरकर ने स्टिक टू योर पोस्ट शीर्षक से एक पत्र लिखा था
ऑप्शन बी था इंग्लैंड में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी संगठनों में शामिल हुए। ऑप्शन सी, सावरकर ने 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब प्रकाशित की। और ऑप्शन डी, सावरकर को चापेकर बंधुओं की हत्या और ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ साजिश करने के लिए 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।